दोस्तों, इंसान की हमेशा से ही जिज्ञासा रही है कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। मरने के बाद इंसान की आत्मा कहाँ जाती है? क्या उसे सब कुछ याद रहता है या फिर वह सब कुछ भूल जाता है? क्या उसे दूसरा जन्म मिलता है या फिर उसका हमेशा के लिए वजूद मिट जाता है? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हमें कॉर्टनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कार ड्राइव कर रही होती है। उसके साथ उसकी छोटी बहन टेसा भी होती है। ड्राइव करते हुए वह अपने फोन को चेक करने लग जाती है, जिससे ड्राइविंग से उसका ध्यान हट जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। कॉर्टनी एक हॉस्पिटल में मेडिकल स्टूडेंट है। वह एक पेशेंट से कहती है कि कुछ देर के लिए तुम्हारी हार्ट बीट रुक गई थी। क्या इस दौरान तुमने कुछ देखा या फिर महसूस किया? लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही मेडिकल स्टाफ की टीम वहां आ जाती है और कॉर्टनी को वहां से जाना पड़ता है। दरअसल उस कार एक्सीडेंट में कॉर्टनी ने अपनी बहन को खो दिया था और इसके लिए वह खुद को जिम्मेदार मानती है। वह जानना चाहती है कि आखिर मौत के बाद क्या होता है, इसलिए वह काफी समय से इस टॉपिक पर रिसर्च कर रही होती है। इसके बाद हमें 2 और मेडिकल स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनका नाम रे और मार्लो होता है। दरअसल ये दोनों सभी मेडिकल स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और हमेशा ही एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में रहते हैं। इसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। वहां बैठकर कॉर्टनी आफ्टर लाइफ वाले टॉपिक पर रिसर्च कर रही होती है। तभी वह वहां पर एक लड़की को रोते हुए देखती है जिसका नाम सोफिया होता है। कॉर्टनी उससे रोने का कारण पूछती है तो सोफिया बताती है कि उसे मेडिकल टर्म्स के नाम याद नहीं हो पा रहे हैं। वह एग्जाम्स में फेल होने वाली है और उसकी माँ ने अपने जीवन भर की सेविंग्स उसकी पढ़ाई के लिए लगा दी हैं। कॉर्टनी उसको संभालती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, उन टर्म्स को याद करवाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद हमें एक और इंटर्न को दिखाया जाता है जिसका नाम जेमी है। वह एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वह अपनी स्टडीज को कभी भी सीरियसली नहीं लेता है। इन सभी स्टूडेंट्स में मेडिकल की सबसे कम नॉलेज इसी को होती है। इसके बाद हम इन सबको एक मीटिंग रूम में देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बैरी, जिसके अंडर में ये सभी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, इनसे कहता है कि हम यहाँ पर दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स बनाने के लिए हैं। अगर आप में से कोई यह सोच रहा हो कि कम से कम मेहनत करके निकल जाओगे तो यह जगह आपके लिए नहीं है। हम यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हैं जिनके अंदर जोश है और जो नई रिसर्च करने की क्षमता रखते हैं, जो इंसान की जानकारी में इजाफा कर सकें। अगर आप में से किसी को यह लगता है कि यह बहुत ज़्यादा है तो आप जा सकते हैं, और वो भी इसी वक्त। इसके बाद कॉर्टनी जेमी और सोफिया को हॉस्पिटल के बेसमेंट में बुलाती है। दरअसल उन दोनों को अभी तक नहीं पता होता है कि कॉर्टनी ने उन्हें क्यों बुलाया है। जब वो दोनों कॉर्टनी से यहाँ बुलाने का कारण पूछते हैं तो वह बताती है कि मैं काफ़ी समय से आफ्टर लाइफ के बारे में रिसर्च कर रही हूँ। इस रिसर्च में मैंने पाया है कि इंसान की मौत के तुरंत बाद, यानी कि हार्ट बीट बंद होने के तुरंत बाद, इंसानी शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन इंसान का दिमाग एकमात्र ऐसा अंग होता है जो मौत के 4 मिनट बाद तक भी एक्टिव रहता है। कुछ लोग जो हार्ट अटैक जैसे केसेस में मौत के मुंह से वापस आ गए थे, उनका कहना था कि उन्होंने एक अजीब सी रोशनी देखी। कुछ लोगों ने बगल में खड़े होकर अपनी डेड बॉडी को देखा। और आज हम लोग इसी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तुम लोग मेरे दिल की धड़कन को रोकोगे। सबसे पहले तुम्हें मुझ पर एक कूलिंग ब्लैंकेट डालना है और जैसे ही मेरी बॉडी का टेम्परेचर 86 डिग्री से कम हो जाए तुम मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देना, जिससे मेरी हार्ट बीट रुक जाएगी। इसके बाद तुम्हें इस मशीन से मेरे दिमाग को 1 मिनट तक स्कैन करना है। 1 मिनट होते ही मुझ पर हीटिंग ब्लैंकेट को डालना और जैसे ही मेरा बॉडी टेम्परेचर 93 डिग्री से ऊपर आ जाए तो इमरजेंसी सीपीआर की प्रोसेस को फॉलो करना। सोफिया कहती है हमें यह नहीं करना चाहिए, अगर हम तुम्हें वापस नहीं ला पाए तो। इस पर कॉर्टनी कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर भरोसा है और यदि ऐसा हुआ तो मैंने पहले ही पेपर साइन कर दिए हैं। तुम दोनों मेरी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं रहोगे। इसके बाद कॉर्टनी अपने आप को बेहोशी का इंजेक्शन लगा लेती है। जेमी उस पर कूलिंग ब्लैंकेट डालता है और जैसे ही उसका बॉडी टेम्परेचर 86 डिग्री से नीचे जाता है वह उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसकी हार्ट बीट रुक जाती है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। कॉर्टनी महसूस करती है कि वह हवा में उड़ रही है। वह अपने हॉस्पिटल की छत को देखती है, फिर उसकी आत्मा पूरे शहर में घूमने लगती है। जेमी और सोफिया उसके दिमाग की हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं और 1 मिनट पूरा होते ही उसे वापस लाने की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। वो लोग उसकी बॉडी पर हीटिंग ब्लैंकेट डालते हैं।
लेकिन घबराहट में जेमी टेम्परेचर के 93 डिग्री पहुंचने से पहले ही उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे कोर्टनी की बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सोफिया कहती है कि ये तुमने क्या किया, बिना हार्ट रिदम के इलेक्ट्रिक शॉक बेकार होता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें, इसलिए सोफिया रे को इमरजेंसी मैसेज भेजती है। मैसेज को देखते ही रे तुरंत ही वहां आ जाता है। सोफिया रे को पूरी बात शॉर्ट में एक्सप्लेन करती है। रे पूरी प्रोसेस को सही से फॉलो करते हुए उसे वापस लाने की कोशिश में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोर्टनी एक ब्रिज पर पहुंच जाती है, जहां पर हर तरफ रोशनी होती है और वह इसकी तरफ खींची चली जाती है। तभी रे के कहे अनुसार सोफिया कोर्टनी को एक जोरदार शॉक देती है और कोर्टनी वापस आ जाती है। यह देखकर सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। तभी मार्लो भी वहां आ जाती है, क्योंकि रे को उसने यहां आते हुए देख लिया था। इसके बाद वो सब लोग कोर्टनी के घर पर आ जाते हैं। यहाँ कोर्टनी सभी को अपने फ्लैट लाइनिंग के अनुभव के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर उड़ती हुई सीधे अस्पताल की छत पर गई और फिर वहां से पूरे शहर में चक्कर लगाया, और इसके बाद उसने एक ब्रिज पर कुछ रोशनी देखी, एक अजीब सी रोशनी जिसे वह एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन वह एक प्योर एनर्जी की तरह थी। इसके बाद जेमी कोर्टनी के दिमाग की रिकॉर्डिंग को प्ले करता है। वो लोग देखते हैं कि उसके दिमाग के कुछ हिस्सों में बिजली सी चमक रही थी। इस घटना के बाद कोर्टनी के जीवन में कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन आते हैं। उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं पहले से कहीं अधिक हो जाती हैं। जिस प्रकार से वह डॉक्टर बेरी को उसके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देती है, सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि वह इतनी भी इंटेलिजेंट नहीं थी कि डॉक्टर के द्वारा पूछे गए सभी सवालों का वह ठीक से जवाब दे सके। उसने सालों पहले ही पियानो बजाना छोड़ दिया था, लेकिन आज भी वह उतनी ही कुशलता के साथ, बल्कि उससे कहीं अधिक कुशलता के साथ पियानो बजाती है। यह देखकर उसके बाकी दोस्तों के अंदर भी फ्लैट लाइनिंग को एक्सपीरियंस करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्टनी अपने घर में अकेली होती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके बाथरूम का पर्दा अपने आप ही बंद हो गया है। वह जाकर के बाथरूम के पर्दे को फिर से खोल देती है, लेकिन वह पर्दा एक बार फिर से अपने आप ही बंद हो जाता है। जब वह बाथ टब के पास जाती है तो उसे उसमें एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है, जिससे वह बुरे तरीके से डर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमी शहर की सुनसान सड़क पर बाइक चला रहा होता है। दरअसल जेमी भी फ्लैट लाइनिंग को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जेमी शहर के बीचों बीच पहुंच जाता है, लेकिन वह जगह बिल्कुल वीरान होती है। तभी उसके पीछे से वह लड़की भी गायब हो जाती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके दोस्तों के द्वारा उसे रिवाइव कर लिया जाता है। 2 बार सक्सेसफुली फ्लैट लाइनिंग करने की खुशी में वो लोग जश्न मनाते हैं। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक पेशेंट को जिंदा देखकर वहाँ की डॉक्टर सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसको दिल का दौरा पड़ना चाहिए था और उसकी डेथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन जेमी ने सही समय पर उसको सही दवाई देकर बचा लिया था। इस बात से सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अपनी सफलता पर खुशी मनाते हुए जेमी हॉस्पिटल के रूम से बाहर आ जाता है। यहाँ पर मार्लो महसूस करती है कि फ्लैट लाइनिंग के बाद कोर्टनी और जेमी के दिमाग में विशेष क्षमताएं विकसित हो गई हैं। जहाँ एक तरफ कोर्टनी को अपनी पास्ट की सभी बातें अच्छे से याद आ जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ जेमी की इंटेलिजेंस काफी हद तक बढ़ जाती है। इसके बाद जेमी की नज़र एक लड़की पर जाती है, जो सड़क पर खड़ी होकर उसी की तरफ घूर रही थी। दरअसल यह वही लड़की होती है जो फ्लैट लाइनिंग में जेमी की बाइक के पीछे बैठी हुई थी। और अब फ्लैट लाइनिंग में जाने की बारी मार्लो की होती है। मार्लो कहती है कि मुझे 3 मिनट बाद वापस लेकर आना, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक फ्लैट लाइनिंग को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। कोर्टनी के शॉक देते ही उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है और एक तेज रोशनी के साथ उसके सामने उसकी पास्ट की झलकियाँ आने लगती हैं। तभी वह स्विमिंग पूल में पहुंच जाती है। स्विमिंग पूल के तल में उसे खून से मर्डरर लिखा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वह हॉस्पिटल में होती है और उसके पास एक पेशेंट को लाया जाता है, जिसको जेलीफिश ने डंक मार दिया था। और एक बार फिर से वह अपने आप को स्विमिंग पूल में पाती है और उसके चारों तरफ बहुत सारी जेलीफिश होती हैं। और अब मार्लो को फ्लैट लाइनिंग में गए हुए पूरे 3 मिनट हो चुके थे, इसलिए उसके दोस्त उसको वापस लाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, लेकिन वह वापस नहीं आ पाती, बल्कि एक अजीब सी लोकेशन पर पहुंच जाती है। यहाँ पर उसके सामने एक डेड बॉडी होती है, जिसे देखकर वह बुरे तरीके से डर जाती है। तभी उसके दोस्त उसे वापस लाने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं और उसे वापस लाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन 3 मिनट से ज़्यादा समय तक फ्लैट लाइनिंग में रहने की वजह से वह ठीक महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल की छत पर ले आते हैं।
अब सोफिया भी कहती है कि मुझे भी फ्लैट लाइनिंग में जाना है, और वो भी अभी के अभी। वह कहती है कि मुझे भी तुम लोगों की तरह इंटेलिजेंट बनना है। हालांकि कोर्टनी उसे समझाती है कि अभी 20 मिनट बाद क्लीनिंग स्टाफ वहां आने वाला है, हमारे इस एक्सपेरिमेंट का पता सबको चल सकता है। लेकिन सोफिया उनकी बात नहीं सुनती, इसलिए वो लोग सोफिया को भी फ्लैट लाइनिंग में भेज देते हैं। फ्लैट लाइनिंग में सोफिया देखती है कि एग्जाम में कम मार्क्स आने की वजह से उसकी माँ उसे टॉर्चर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्तों को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग सोफिया को वापस लाने की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जेमी बाहर जाकर देखता है कि 2 सफाई कर्मी उन्हीं की तरफ आ रहे थे। वह उनका ध्यान भटकाने के लिए फायर अलार्म को ऑन कर देता है, जिससे उनको सोफिया को रिवाइव करने का और टाइम मिल जाता है। वो लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, लेकिन उसके वापस आने की बजाय वह अपने कॉलेज के दिनों में पहुंच जाती है। यहाँ पर वह उसकी क्लासमेट एलिना को देखती है, जो हर एग्जाम में उससे हमेशा आगे ही रहती थी। इसलिए वह उसके फ़ोन को हैक करके उसकी न्यूड फोटोज़ को इंटरनेट पर वायरल कर देती है। कॉलेज में सब लोग एलिना की उन फोटोज़ को देखकर उस पर हंस रहे थे। तभी उसके दोस्त उसे वापस ले आते हैं, लेकिन वापस आने से ठीक पहले सोफिया एलिना को एक बिल्डिंग में अकेली देखती है, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देख रही थी। इसके बाद उसके दोस्त सोफिया को कार में बैठाते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। अपनी इस सफलता पर सब लोग बहुत खुश होते हैं और इसका जश्न मनाने के लिए वो लोग एक रेव पार्टी में आ जाते हैं। यहाँ पर ये सब लोग खूब मस्ती करते हैं और एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे इनके साथ क्या होता है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट का इंतज़ार करना होगा।